प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कुछ प्रश्न उत्तर को देखेंगे। टोटल इसमें 100 का सेट बनाया मैंने। और भारतीय अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, कृषि, विधि, न्याय और साथ ही साथ विज्ञान से क्वेश्चन जो है आपको अलग अलग तरह से बांट करके दी जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा। और भारतीय अर्थव्यवस्था, सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है आपका पहला, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 2007 से 12 याद रखेंगे। अगला प्रश्न 2 नंबर, भारत में नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो आधार वर्ष है 2010, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका जनगणना 2011 के अनुसार में भारत में साक्षरता दर की कितने प्रतिशत जो दर्ज की गई है बताना है। तो 74.04%। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? नरसिम्हन समिति का संबंध जो है वो बैंकिंग संरचना सुधारों से है। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें कहा है एग मार्क क्या है? तो एग मार्क है पदार्थों की गुणवत्ता हेतु गारंटी का मुहर। पदार्थों की गुणवत्ता जो चेक की जाती है उसके लिए मुहर लगाती है एग मार्क, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित कौन सी संस्था करती है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय के प्रकलन किस संगठन के द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पुस्तक, एक पॉपुलर पुस्तक है टू ए हैंगर फ्री वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो ध्यान रखेंगे प्रमुख कृषि वैज्ञानिक थे एम.एस. स्वामीनाथन, जिनको हरित क्रांति के लिए भी जाना जाता है। उनकी एक पुस्तक थी टू ए हैंगर फ्री वर्ल्ड। कौन लेखक हैं? तो एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न देखते हैं नाबार्ड क्या है? नाबार्ड क्या है? तो ध्यान रखेंगे ग्रामीण विकास के लिए एक ऋण देने वाली शीर्ष बैंक का नाम है नाबार्ड। अगला प्रश्न है आशा योजना किससे संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे सामाजिक स्वास्थ्य के कार्यकर्ताओं से संबंधित होती है आशा योजना, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कृषि से संबंधित क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब विश्व में भारत का स्थान दूध उत्पादन में कौन सा है? तो प्रथम स्थान है दूध उत्पादन में। अगला प्रश्न देखते हैं पश्मीना एक रेशे का नाम है जो कि बकरी से प्राप्त किए जाते हैं। वो बकरी जो है वो अच्छा रेशा माना गया है, लेकिन वो कहाँ पाई जाने वाली बकरियां हैं उनका क्षेत्र बताना है। तो कश्मीर और तिब्बत के क्षेत्रों से पाई जाती है पश्मीना रेशे देने वाली बकरियां, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस सब्जी की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए सरकार ने उसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? देखिएगा, ध्यान रखिएगा, प्याज पे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ध्यान रखेंगे जयपुर, राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं 15वां क्वेश्चन जो है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1988 में की गई थी। अगला प्रश्न है 16 नंबर, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो झांसी में, याद रखेंगे नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री का मुख्यालय झांसी में अवस्थित है। अगला प्रश्न है देश में राष्ट्रीय कार्बनिक खेती परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 2004 अक्टूबर में की गई थी। अगला प्रश्न 18 नंबर के भारतीय फसल प्रसंस्करण तकनीकी संस्थान किस शहर में स्थित है? तो तंजावुर में स्थित है, जो कि केरल में अवस्थित है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कृषि संबंधित किसान कॉल सेंटर देश में कब से शुरुआत की गई थी? तो ध्यान रखेंगे जनवरी 2004 में की गई थी किसान कॉल सेंटर की शुरुआत, ठीक है। अगला प्रश्न है उर्वरक यानी फर्टिलाइजर नियंत्रण आदेश कब लागू किया गया है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों 1985 वर्ष में स्थापित किया गया है। कौन सा? तो उर्वरक नियंत्रण आदेश, ठीक है। अगला है प्रश्न, लेकिन अब जो है विधि और न्याय से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। विधि और न्याय से क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन बने हैं? तो प्रथम विधि मंत्री कौन बने थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है दंड प्रक्रिया कब लागू की गई है? तो 1979 में 1 अप्रैल, डेट भी याद रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न है 23 नंबर कि 1793 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए एक चार्टर अधिनियम
अधिनियमों की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम कौन सा था? तो चार्टर एक्ट 1833 वाले भी है, लेकिन 1853 वाला जो है ना अंतिम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 देश में किस दिन लागू किया गया था? किस दिन लागू किया गया था? 15 अगस्त 1947 को, माफ कीजिए 1947 को लागू किया गया था। 15 अगस्त 1947 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि महानगर क्षेत्र की न्यूनतम आबादी कितनी होनी चाहिए? महानगर अगर होना है किसी शहर को, तो ध्यान रखेंगे कि लगभग उसमें मिनिमम कितने होने चाहिए? तो न्यूनतम आबादी 10 लाख होनी चाहिए। 26वां क्वेश्चन में है, भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता की सिद्धांत किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय अधिनियम 1955 के अनुसार में नागरिकता प्राप्त करने हेतु 5 शर्तें हैं। उस पांचों शर्त का नाम है आपका जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिक रूप से, क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। यह 5 शर्तें हैं। ठीक है, याद रखेंगे 1955 अधिनियम नागरिकता अधिनियम लागू हुआ था और उसके अंतर्गत 5 शर्तें थी। वो पांचों शर्तों का नाम मैंने बताया अभी। चलिए 28वां क्वेश्चन देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कितनी धाराएं हैं? तो 1973 के अंतर्गत में ना कितने धाराएं हैं? तो 484 धाराएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं करने वाली प्रावधान का वर्णन है? तो बताना है विधि के प्राधिकार का जो अधिनियम जो शामिल है अनुच्छेद 265 में शामिल है। याद रखेंगे। 30वां क्वेश्चन में, वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस व्यक्ति की अध्यक्षता में की थी? तो याद रखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है, बीपी मंडल द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बीपी मंडल के अध्यक्षता में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से। ठीक है ना। अगला प्रश्न 31 नंबर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी गई है? ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? तो अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान के किस भाग में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का वर्णन है? तो किस भाग में है? तो भाग 8 में है, 13 में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 39 के कॉम में अवस्थित है। याद रखें, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 33 नंबर। अगला प्रश्न 34 नंबर में है आपका कि भारतीय संविधान के कौन से धारा अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित तथा प्रशासित करने का अधिकार देती है? तो धारा अनुच्छेद 30 के 1 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण किन राज्यों से संबंधित है? तो कृष्णा जल विवाद जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। देखिए कभी कभी ऑप्शन में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश भी रहते हैं। याद रखेंगे, कृष्णा जल विवाद जो है उस किन राज्यों से संबंधित है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश संबंधित है। अगला प्रश्न 36 नंबर का, अनुच्छेद 360 में लिखित वित्तीय आपात की न्यूनतम अवधि कितनी होती है? तो न्यूनतम अवधि कितनी होती है? 2 वर्ष का होती है। ठीक है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। ठीक है ना, वित्तीय आपात होती है, लेकिन अभी तक वित्तीय आपात भारत में नहीं लगे हैं। भारत के संविधान कितने भाग हैं? कितने भाग है बाबू? तो 22 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न ये 38 नंबर, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का क्षेत्र किस सरकार को जाता है? तो बीपीसी सरकार को 1990 के अंतर्गत जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक द्वारा जोड़ा गया है?
तब 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत धर्म निरपेक्ष हो गया, प्रस्तावना हो गया, ये सब जोड़े गए हैं जितने भी प्रस्तावना है, ठीक है। 1976 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर में, लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति होनी जरूरी है? तो 50 सदस्यों, मिनिमम 50 सदस्य होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करती है कि संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य तथा समागम स्वतंत्र होगा? तो यह जो है अनुच्छेद 301 के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि मंत्रिमंडल में किस स्तर के मंत्री होते हैं? तो केवल कैबिनेट स्तर के मंत्रिमंडल होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस प्रकार के अधिकार है? तो विधिक अधिकार है, याद रखेंगे, विधिक अधिकार में रखा गया है, लीगल राइट, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन में आपातकालीन अधिकारों को दुरुपयोग को रोकने के लिए उपाय किए गए हैं? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 विधेयक के अंतर्गत में आपातकाल अधिकारों के दुरुपयोग करने हेतु रोके गए हैं। कौन से संशोधन? तो इस 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 44 के बाद 45 नंबर, कोई केंद्रीय कैबिनेट मंत्री किस समय लोकसभा में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है? तो कोई केंद्रीय जब कैबिनेट मंत्री किस समय के लोकसभा में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है? जब वह लोकसभा का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा का यदि सदस्य नहीं होगा तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को अधिकार नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से क्वेश्चन है। देखिएगा 46 नंबर में, कर्नाटक युद्ध किन के बीच में लड़े गए थे? तो कर्नाटक युद्ध जो है वो अंग्रेजों और फ्रांसों के बीच में लड़े गए थे। अगला प्रश्न है कि सूर्य देवी गायत्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में वर्णित है? तो ऋग्वेद संहिता में वर्णित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, याद रखेंगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव भी डाली थी। अगला प्रश्न है कि संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तो संगम साहित्य की भाषा तमिल थी। ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया? तो चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि माउंटबेटन योजना को कब प्रस्तुत किया गया था? तो कब किया गया था? तो 3 जून 1947 को किया गया था इस योजना को। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में विद्वानों द्वारा महाभारत का संस्कृत से फारसी अनुवाद को क्या कहा गया? तो रजनामा कहा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात में कौन से मुगल सम्राट गद्दी पर बैठे थे? तो बहादुर शाह प्रथम बैठे थे। उनका और एक नाम था जो कि मोहम्मद मुअज्जम नाम था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर में है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में वातापी किस राजवंश की राजधानी थी? तो चालुक्यों की राजधानी वातापी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है, जो कि आप लोगों को पता ही है, इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पेरियार नाम का कौन प्रसिद्ध थे पेरियार नाम से? तो ध्यान रखिएगा, ईवी स्वामी नायकर जो थे, रामास्वामी नायकर जो थे, वो पेरियार नाम से प्रसिद्ध, ठीक है। अगला प्रश्न है 57 नंबर में कि नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? किसने और कब और किस उद्देश्य से लिखा था? तो देखिए ध्यान रखिएगा, कब भी पूछा जाएगा तो यहाँ पे दीनबंधु मित्रा ने लिखा था नील दर्पण, जो कि 1860 में लिखा था। अगला प्रश्न देखिएगा कि किस दिन ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों,
वर्ष 1917 में यह जो है घोषणा की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा 20 अगस्त 1917 में यह घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है गुलामगिरी नामक की एक पुस्तक कब और किसने लिखी? तो गुलामगिरी जो थी वो गुलामगिरी एक पुस्तक थी जो कि ज्योतिबा फुले द्वारा लिखा गया था 1872 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यह कथन किसका था कि इस इतने समय से करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में रहते हैं। मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ जिन्होंने उनके पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया। तो वो किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। देखिए कितनी बड़ी बात बोली है कि इतने समय से करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में रहते हैं, मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ जिन्होंने उनके पैसे से पढ़कर कुछ नहीं किया। ठीक है, यह कहा था स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न जो है कैबिनेट मिशन योजना द्वारा संविधान सभा का गठन कब किया? 1946 में किया गया था, नवंबर 1946 में। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न था ये। भाषण में क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र का कौन सा सामाजिक धार्मिक सुधारक लोक हितवादी के नाम से प्रसिद्ध था? तो ध्यान रखिएगा लोकहितवादी से संबंधित है गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं तमिल पत्रिका कुड़ी अरासू की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा किया गया था, जिसे हम लोग पेरियार नाम से भी जाना था। कुछ देर पहले पढ़ा था ना, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया एक्ट की स्थापना कब की गई थी, किस वक्त पारित की गई थी? तो 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट को पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंतिम क्वेश्चन है जो कि आधुनिक भारत से है। प्रांतों में द्वैध शासन की गवर्नर जनरल के कार्यकाल हुआ? तो देखिएगा प्रांतों में द्वैध शासन लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुए थे। ठीक है ना। अगला प्रश्न स्पोर्ट्स एंड गेम्स से संबंधित है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो अगला प्रश्न को देखते हैं 66 नंबर में है कि अभिजीत गुप्ता किस खेल से संबंधित है? अभिजीत गुप्ता शतरंज से संबंधित है। वह प्रथम भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी कौन थे जिन्होंने अपने प्रथम टेस्ट मैच में ही सेंचुरी बनाई थी? तो लाला अमरनाथ। ऐसे तो बहुत लोग हैं लेकिन ये काफ़ी जो थे ये प्रसिद्ध थे और पहले प्रथम टेस्ट में ही अपना शतक लगाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि बैकफुट शॉट एवं क्रीज शब्द का संबंध किससे है? तो यह खेल शब्द संबंधित है। खेल शब्द वाले जो है मैंने आपको ट्रिक बना करके दिया है, उसको पढ़ लेंगे। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है फ्रेंच ओपन 2014 पुरुष एकल किसने जीता था? तो राफेल नडाल ने जीता था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है नीलोप्ल दास किस खेल से संबंधित है? तो नीलोप्ल दास किससे थे? चेस से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं विश्व कप फुटबॉल 2014 किस दक्षिणी अमेरिकी देश ने आयोजित किया गया था? तब ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। हालांकि यह पुराना क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन उठाया ना मैंने, इस कारण से इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भारत ने कौन से राष्ट्रमंडल खेलों की आतिथ्य किया था? तो 19वें राष्ट्रीय मंडल खेलों का आतिथ्य किया था। अगला प्रश्न है फीफा U20 महिला विश्व कप 2010 किसने जीता था? जर्मनी ने जीता था। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? ये वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिक्के नायडू, याद रखेंगे। ईरानी कप किस खेल के विजेताओं को दिया जाता है? तो क्रिकेट के विजेताओं को दिया जाता है, यानी कि ईरानी कप किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, ऐसे ही याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से है। क्वेश्चन लगभग आपको अच्छे इससे पूछे जाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? चेन्नई में अवस्थित है। अगला प्रश्न न्यूटन सेकंड किस राशि का मात्रक है? तो संवेग का मात्रक है। अगला प्रश्न देखेंगे लेकिन ये वाले क्वेश्चन को ध्यान से याद रखिएगा। न्यूटन सेकंड
किस राशि के मात्रक है? तो संवेग यानी मोमेंटम का राशि है, मात्रक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? तो स्माइलिंग बुद्ध था। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र खेपनी। याद रखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर, नरेंद्र केपनी। अगला प्रश्न है 80 नंबर, गुरु जल यानी हेवी वाटर का अणुभार कितना होता है? 20 होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं का अस्थि मज्जा में होता है निर्माण। अगला प्रश्न 82 नंबर, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ। कौन सा? नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अल्फा किरण, कैथोड किरण तथा एक्स किरण में से कौन सा किरणों का प्रकाश किरणों का के गुण होते हैं? तो एक्स किरणों में गुण होता है। ठीक है ना, प्रकाश किरण का। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुखोई क्या है? सुखोई एक लड़ाकू यान है। याद रखिएगा, सुखोई क्या है? लड़ाकू यान है। 85वां क्वेश्चन, द्रवित चलित ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक जिसे कहा जाता है, का प्रयोग किस नियम का सीधा प्रयोग किया जाता है? पास्कल, जो पास्कल नियम है उसी के अंतर्गत में द्रवित यानी हाइड्रोलिक ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न जो है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ध्यान रखेंगे, केवल ताप पर निर्भर करता है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा। ठीक है। अगला प्रश्न है 87 नंबर क्वेश्चन, पूरा देख लेंगे, 100 क्वेश्चन है टोटल, कि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने प्रचलित अवधारण पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है का खंडन किया था? तो कोपरनिकस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है और बेसिक भी है। ऑप्टिकल फाइबर्स यानी कि प्रकाश तंतु में प्रकाश के किस गुण का प्रयोग किया जाता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पानी में वायु का बुलबुला किस प्रकार से व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस द्वारा के भांति व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ ने जैव विविधता वर्ष घोषित किया था? 2010 को घोषित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन भूगोल और पर्यावरण से संबंधित है क्वेश्चन। देखिएगा, क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में अवस्थित है? याद रखेंगे, उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निचले वायुमंडल के उस भाग को यानी कि सागर तल से 500 से 1000 मीटर जहां पर घर्षण बल प्रभावी होता है क्या कहते हैं? तो घर्षण परत कहा जाता है। याद रखेंगे, आसान क्वेश्चन थे और पूछे भी जाते हैं। अगला प्रश्न है कि उज्बेकिस्तान है और कजाकिस्तान है, और देश के सीमा कौन सी सागर से स्थित है? तो अरल सागर एक जो है वो दोनों का दोनों सीमा जो है उसको जोड़ती है। ठीक है ना, अरल सागर। 94 नंबर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा यानी आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 95 नंबर कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के चक्षु की सर्व प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो मेघ रहित एवं स्वच्छ आकाश। ठीक है। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के चक्षु की सर्वप्रथम विशेषता कौन सी है? तो मेघ रहित एवं स्वच्छ आकाश। ठीक है। मेघ रहित एवं स्वच्छ आकाश मतलब कि साफ आकाश। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो गोंड है। याद रखेंगे, सबसे बड़ा समूह है गोंड, जो कि सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। चांदीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मिसाइल प्रशिक्षण केंद्र के लिए प्रसिद्ध है चांदीपुर। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है संपूर्ण वर्ष अधिक सापेक्ष नमी एवं उच्च ताप किस जलवायु के लक्षण है? तो भूमध्य रेखीय जलवायु से लक्षण है। अधिक सापेक्ष नमी और उच्च ताप ये लक्षण होता है भूमध्य रेखीय जलवायु से। अगला प्रश्न है कश्मीर की घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो महान हिमालय और फिर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। कश्मीर की घाटी दो पर्वतों की श्रेणी के बीच में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 100 नंबर क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। भारत के किस राज्य में 90% से अधिक भूभाग पर वन है? तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए कि इस बार के हुए जो अमेरिका में चुनाव हुए हैं उसके राष्ट्रपति जो बाइडन किस पार्टी से संबंध रखते हैं? कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद सभी को।